हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं बेटा रीजनिंग एंड असर्शन क्वेश्चंस ऑफ लिविंग वर्ड, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। और जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो मेरी पिछली वीडियो के अंदर जाकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है और किस तरीके से रीजनिंग और असर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये इंक्वायरी आ रही है कि मैम इस बार बायो का पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, लेवल हाई था, क्या नेक्स्ट टाइम और लेवल हाई होगा? बेटा बायो का पेपर लेवल हाई नहीं था, बायो का पेपर डेप्थ में से आया था। रीजनिंग और असर्शन के क्वेश्चंस इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो एम्स है, एम्स में हम पहले जो पेपर होते थे उसमें 60 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट रीजनिंग और असर्शन के आते थे। क्यों आते थे? ताकि वो क्रीम बच्चों को सेलेक्ट कर सके, वो देख सके कि बच्चा जो पढ़ता है वो एनसीईआरटी में से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये और उसको अप्लाई कैसे किया है अपनी नॉलेज को। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बेटा। और जनरल अगर आप डेली 5 to 6 क्वेश्चंस अगर इनके आप डेली करो तो आप बहुत ही परफेक्ट हो जाओगे और ये क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस लगने लगेंगे। तो आज हम लिविंग वर्ड के कुछ रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चंस करते हैं और हम देखते भी हैं कि हम इनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना कोई देर करे बेटा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा आपने फॉर्मेट तो देखा होगा, रीजनिंग और असर्शन क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, दो स्टेटमेंट आपको दी होती है। एक पे ए लिखा होता है वो होती है असर्शन, और दूसरे पे आर लिखा होता है वो होता है रीजन। ठीक है, अब 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको, ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन आपको कब मार्क करना होता है बच्चों? जब असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं स्टेटमेंट, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपको ए मार्क करना होता है। अब बी कब मार्क करना होता है बच्चों आपको? जब असर्शन एंड रीजन बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके। सी कब मार्क करना होता है बेटा आपको? इफ असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। भाई असर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या है बेटा? फॉल्स है। ठीक है। डी कब मार्क करना होता है बेटा आपको? इफ बोथ असर्शन एंड द रीजन आर फॉल्स। अगर दोनों ही गलत हैं तो डी। समझ आया बेटा? 2 स्टेटमेंट दी होती है। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा, असर्शन। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको दोनों ही स्टेटमेंट को पढ़ना है। ठीक है, असर्शन, बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड zoology डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ो बेटा, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। सबसे पहला काम क्या करना है बेटा आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग दोनों स्टेटमेंट को देखो और सबसे पहले ये वेरीफाई करो क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब पहला, बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये आपको सबको पता है कि बॉटनी किसकी स्टडी है? प्लांट्स की स्टडी है। जोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जोलॉजी किसकी स्टडी है? एनिमल्स की स्टडी है। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा असर्शन करेक्ट है। सेकंड पे जाते हैं हम, रीजन क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। बायोलॉजी आपको पता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, बायो का मतलब होता है लिविंग बींग्स या फिर लाइफ, तो स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं बेटा, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये देखने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये देखना है कि असर्शन और रीजन ये दोनों स्टेटमेंट क्या इंटर रिलेटेड हैं। अब आपको पता है बायोलॉजी वास्ट फील्ड है, बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस है, बॉटनी एंड द जोलॉजी, यानी ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है बेटा, असर्शन की स्टेटमेंट पढ़ो, उसके साथ बिकॉज, बट, एज लगा के सेकेंड स्टेटमेंट को ज्वाइन करो और देखो क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रहा है। पढ़ते हैं हम, बॉटनी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड zoology डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकॉज बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। यस बेटा,
क्योंकि बायोलॉजी क्या है, होल बड़ा सब्जेक्ट है। लिविंग बींग्स की अगर हम स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं। लिविंग बींग्स में हमारे दो आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो बॉटनी की, प्लांट्स की जब हम स्टडी करते हैं उसको बॉटनी कहते हैं, एनिमल्स की जब हम स्टडी करते हैं उसको जोलॉजी कहते हैं। यानी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए करेक्ट। ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, ए करेक्ट। यहाँ मैं कुछ ही क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी बेटा, बस आपको टेक्निक बताऊंगी कि किस तरीके से आपको करना है। ये याद रखो बेटा, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन में से ही आएगा। तो इधर उधर के मॉड्यूल्स, बुक्स सब साइड में रख दो, सिर्फ और सिर्फ अपना बेस 0 से क्लियर करो, तभी फोड़ पाओगे बेटा आप नीट को, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। फिर अगले साल ऐसे ही मुंह बना के बैठे होगे, अरे हमारे तो 400 आए, 450 आए, हम तो अटक गए, हमें तो बायोलॉजी नहीं आई। तो बेटा बेस कर लो। इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी अगर आपको रीजनिंग असर्शन करने हैं तो अपना बेस एनसीईआरटी का क्लियर करो। अदरवाइज अगर आप लोगों ने टॉपर्स कोई ऊपर से उतर के नहीं आते हैं, अलग नहीं आते, उनके पंख नहीं लगे होते हैं, वो राइट स्ट्रेटेजी अपना के पढ़ते हैं बेटा। तो राइट स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तीनों का एनसीईआरटी का बेस क्लियर करो और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। चाहिए एनसीईआरटी, इवन आपको एनसीईआरटी की समरी भी पढ़नी है, ठीक है। अब समरी आप कहोगे कि मैडम वो तो सेम होती है अब चैप्टर से, बेटा ऐसा नहीं है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल इंटीग्रेशन, इनकी जो समरी है उसमें कुछ बातें अलग दी हुई हैं जो चैप्टर से होती हैं। तो इवन एनसीईआरटी के आपको डायग्राम, समरी, साइंटिफिक नेम, एग्जाम्पल्स कुछ भी नहीं छोड़ने हैं। एनसीईआरटी का बेस क्लियर करो। ओके अब बेटा आपको पता है ना फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस, और फादर ऑफ जोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का असर्शन है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। ओके, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। रीजन दिया हुआ है, इट इज यूजफुल फॉर फाइलोजेनेटिक स्टडी। फाइलोजेनेटिक स्टडी क्या होती है बेटा, जिसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालते हैं डिफरेंट स्पीसीज के। हम उनका होमोलॉगी मतलब सेम फाइलोजेनेटिक स्टडी भी करते हैं, एनालॉगी भी स्टडी करते हैं, डिफरेंट फाइलोजेनेटिक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की भी स्टडी करते हैं। और हम देखते हैं कि मान लो एप है और ह्यूमन है, इन दोनों में कहाँ तक जो हमने स्ट्रक्चर स्टडी करे हैं उनमें कहाँ तक सिमिलैरिटी है। अगर हम सिमिलैरिटी होती है, बिल्कुल सिमिलर है, तो हम उसको एक ग्रुप में रख देते हैं, और डिसिमिलैरिटी और थोड़े से डिसिमिलर है तो हम उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालते हैं कि ये चीज़ यहाँ से इवॉल्व हुई है। तो उसे हम कहते हैं बेटा फाइलोजेनेटिक स्टडी। तो पहली स्टेटमेंट में इसने कहा है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में उसने कहा है इट इज यूजफुल फॉर फाइलोजेनेटिक स्टडी। अब आप देखो बेटा दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, एनाटॉमी से हम फाइलोजेनेटिक स्टडी करते हैं, बट ये जो पहली है ये एनाटॉमी की डेफिनेशन है और दूसरी है ये इसका यूज है, रीजन नहीं है कोई, ठीक है। एक डेफिनेशन है और एक यूज है। अब आप इसको दोनों को जोड़ो, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर फाइलोजेनेटिक स्टडी। क्या ये इंटर रिलेटेड है? नहीं है बेटा, ये इसका कोई रीजन नहीं है, ये इसका एक यूज है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द आंसर इज बी, बिकॉज रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि असर्शन, द साइंस ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। जो साइंस है बेटा, क्लासीफाई जो हम ऑर्गेनिज्म को करते हैं उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्या बेटा ये वाली बात सही है? यस, टेक्सोनॉमी क्या होता है बेटा? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट इज करेक्ट। सेकेंड, सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी हैव सेम मीनिंग। सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, दे बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। सिस्टमैटिक्स ब्रॉड टर्म है, टेक्सोनॉमी उसका एक पार्ट है, तो दोनों की दोनों अलग टर्म है।
टेक्सोनॉमी के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और उसके बाद उनको नॉमेनक्लेचर नामकरण कर देते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक में क्या होता है, जब हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को तो हर एक क्लासिफिकेशन पर हम देखते हैं डाइवर्सिटी कितनी है हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, कितनी विभिन्नताएं हैं, कितने अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। हर एक क्लासिफिकेशन के लेवल पर, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे क्लास हो, चाहे फाइलम हो, चाहे ऑर्डर हो, हम देखते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कितनी विभिन्नताएं हैं, कितनी डाइवर्सिटी है, उसे हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। तो बेटा, तो यानी जो हमारा असर्शन है वो हमारा करेक्ट है, जो हमारा रीजन है वो हमारा गलत है। तो इफ असर्शन इज करेक्ट और रीजन इज फॉल्स तो क्या ऑप्शन आएगा बच्चों, इट इज सी, इट इज सी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो इनको असर्शन रीजन की तरह मत पढ़ो बच्चों, इनको स्टेटमेंट की तरह पढ़ो। सबसे पहले तो आप देखो करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो देखो दोनों इंटर रिलेटेड है या नहीं है। अगर दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है, जैसे एक डेफिनेशन है एक यूज है, कोई रिलेशन नहीं है, अब इसकी डेफिनेशन क्यों है, ये रीजन क्या है वो नहीं बताया, यूज बताया है, ठीक है। अगर इंटर रिलेटेड है तो बिकॉज, एज, इफ, बट ये लगा के उसको एक्सप्लेन करके देखो क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है। और ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा अगर आपका एनसीईआरटी का बेस क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा। अब हम सेकंड करते हैं बेटा, कीमोटैक्सोनॉमी। Chemotaxonomy is classifying organism at molecular level. कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है बेटा, यानी कि केमिकल की हम मॉलिक्यूलर लेवल पे हम स्टडी करते हैं। हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, मतलब डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, अमीनो एसिड्स, उनकी स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि उनमें कितने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो हमने केमिकल स्टडी करे हैं उनमें कितनी सिमिलैरिटी है। तो कीमोटैक्सोनॉमी इज क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, यानी दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। साइटोटैक्सोनॉमी इज क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म एट सेलुलर लेवल। तो साइटोटैक्सोनॉमी यानी साइटो मतलब आपको पता है सेल, तो इसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सेल की स्टडी करते हैं, उनके क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम के शेप की स्टडी करते हैं, साइज की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि जो हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लेके चल रहे हैं उनमें कितनी सिमिलैरिटी है। तो बेटा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन क्या कीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी में कोई रिलेशन है? नहीं, दोनों अलग अलग टर्म्स है, दोनों में अलग अलग चीज स्टडी करते हैं। बोथ आर करेक्ट बट बोथ आर नॉट इंटर रिलेटेड। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी, कि बोथ आर करेक्ट बट बोथ आर नॉट इंटर रिलेटेड। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Living organisms are regarded as closed system। अब ये तो बच्चों आपको पता होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिगार्डेड एज क्लोज्ड सिस्टम। क्या हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं? नो बेटा, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज हमारा एनवायरनमेंट के साथ होता है, ठीक है। तो क्लोज्ड सिस्टम नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओपन सिस्टम है, क्योंकि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। जब हम खाना खा रहे हैं, प्लांट से एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, डिफिकेशन कर रहे हैं, एनर्जी बाहर जा रही है, बहुत सारे रेस्पिरेशन हो रहा है, एनर्जी जा रही है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एनर्जी आ रही है। तो एनर्जी अंदर बाहर जाती रहेगी। अगर हम थर्मस फ्लास्क की तरह होते, क्लोज्ड होता, तो क्या ये पॉसिबल था? ये पॉसिबल नहीं था। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी क्लोज्ड सिस्टम नहीं है। तो यानी पहली स्टेटमेंट गलत। दूसरी पढ़ो अब, एनर्जी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी लॉस्ट और गेन्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट। बिल्कुल गलत। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम एनर्जी लेते हैं। अब तो सोलर कुकर आ गए हैं, खाना बन जाता है सनलाइट की एनर्जी लेके, और वो खाना हम खाते हैं तो सनलाइट से जो एनर्जी हमारे फूड में स्टोर हुई है वो हमारे अंदर चली गई है, ठीक है। तो एनर्जी तो हम लेते हैं और लॉस भी होती है, इवेपोरेशन होता है, पसीना आता है, एनर्जी बाहर जाती है। इकोसिस्टम की नीड है एनर्जी एक्सचेंज। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है? गलत है।
ऐसे केस में हमें कुछ और सोचना ही नहीं है जब दोनों गलत है, तो यानी आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, both internal as well as external growth is shown by living organism। अब बच्चों आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म का चैप्टर पढ़ा है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने पढ़ा है बेटा कि इसके अंदर इंटरनल ग्रोथ होती है या एक्सटर्नल। आपको पता है बेटा हमारी बॉडी के अंदर जितना भी सेल डिवीजन होता है, सेल्स बनती है, कोई भी मटेरियल बनता है, वो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। ऐसा होता है कि बाहर आपके ऊपर कुछ जम गया और आपके ऊपर ऐसे लंबे हो गए, आप ग्रोथ हो गई, नहीं होता ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा ग्रोथ इंटरनल होती है और इस तरह की ग्रोथ को इंट्यूससेप्शन कहते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल ग्रोथ किस में होती है बेटा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्योंकि देखो जैसे रेत का टीला है या फिर कोई पहाड़ है, उसके ऊपर लेयर जमती है, ऊपर जम रहा है ना मटेरियल और ऊपर, और इस तरह से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होती है। तो दोनों में ही ग्रोथ होती है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरनल होती है, उसको इंट्यूससेप्शन कहते हैं, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एक्सटर्नल होती है, जिसको हम एक्रीशन कहते हैं। ठीक है, तो पहली ही स्टेटमेंट आपकी गलत है कि बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ग्रोथ इज शो बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। नो, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो द प्रोसेस नॉन एज एक्रीशन। अब बेटा ये आप कभी भी नहीं कर पाओगे, आप कहोगे बड़ा लेंदी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर आपको एक्रीशन का मतलब ही नहीं पता है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, अगर मटेरियल ऊपर आके जम जाए और आपकी ग्रोथ हो जाए तो उसको एक्रीशन कहते हैं, है ना। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, तो दूसरी भी स्टेटमेंट गलत है। तो बेस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस हम ज़रूर करेंगे, इससे हमें पता लगेगा हम किस तरीके से अप्लाई करें अपनी नॉलेज को क्वेश्चंस पे। तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा डी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू द सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मेटाबॉलिज्म आपको पता है बेटा क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो केमिकल्स की बनी हुई है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स जुड़ते हैं, बनते हैं, टूटते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं, जैसे एंजाइम्स भी हमारी बॉडी में पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड हम खाते हैं, एंजाइम अटैक करते हैं, सिंपल शुगर्स में टूटता है, फैट ट्राइग्लिसराइड में टूटता है। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्सचेंज ऑफ रिएक्शंस होती हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं केमिकल्स। इन सारी रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, और ये हमें दिखाई तो नहीं देती ना बेटा, हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। तो फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट कि मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकेंड, मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कह रहा है कि बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ आपके अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ये भी करेक्ट है बेटा, डाइजेशन मेटाबॉलिक रिएक्शन है, रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक है, सर्कुलेशन मेटाबॉलिक है, सब एक साथ हो रहा है ना हमारी बॉडी के अंदर। जितने भी एंजाइम्स है, चाहे वो सर्कुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे रेस्पिरेशन से हो, चाहे डाइजेशन से हो, सब एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो एक साथ हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। तो यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दोनों ही स्टेटमेंट में मेटाबॉलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, कुछ रिलेशन नहीं बताया गया है कि मेटाबॉलिज्म होती है, क्यों होती है बॉडी के अंदर, ये नहीं बताया गया है। मेटाबॉलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, आपको वाई का आंसर खोजना है, वाई का आंसर क्यों ऐसा होता है। अगर दोनों करेक्ट है तो फर्स्ट असर्शन को लो क्यों है, और देखो रीजन क्यों का आंसर दे पा रहा है, नहीं, रीजन तो हमारा मेटाबॉलिक का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। यानी दोनों ही जो हमारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब आंसर आएगा बी। ओके, कॉपी पेन लेके बैठ रहे हो ना बच्चों, समझ रहे हो ना इन चीजों को अच्छे से। नेक्स्ट, वन ऑफ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस समझते हो बच्चों, गरम चीज लगी, हाथ लगाया, हाथ पीछे ले लिया, कॉन्शियसनेस ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है। एनिमल्स के पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं बेटा, प्लांट्स के पास सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ठीक है, ब्रेन होता है एनिमल के पास, सोचने समझने की शक्ति होती है दोनों में। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट हैज सेल्फ
कॉन्शियसनेस। बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ह्यूमन बीइंग सिर्फ इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, दोनों ही करेक्ट है। पहले का आंसर क्यों, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉन्शियसनेस क्यों है, इसका आंसर दे रहा है ये नहीं, ये तो दूसरी स्टेटमेंट बता रहा है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, तो यानी वो आंसर हमारे क्यों का नहीं दे रहा है, दूसरी स्टेटमेंट बता रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, करेक्ट बी। आंसर क्या होगा, बी। समझते हो ना बच्चों, हमारे पास तो आंख, नाक, स्किन सब होता है ना एक्सटर्नल स्टिमुली और कॉन्शियसनेस को देने के लिए। हमारे पास ब्रेन भी होता है, हमें अंदर ही सेल्फ कॉन्शियसनेस, हमें लगता है आज घबराहट हो रही है, कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, हमें अपने आप को ही लगता है कि अंदर से कुछ होने वाला है, तो इट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस जो सिर्फ हमारे अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, प्लांट, अब एनिमल को तो गर्म लगी कोई चीज, खतरा लगा तो वो भाग जाता है वहां से, लेकिन जो प्लांट है बेटा वो तो भाग नहीं सकते ना, मूवमेंट शो नहीं कर सकते, वो वहां रहते हैं, उस खतरे का सामना करते हैं और अपने आप को उस खतरे के लिए अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स ज्यादा स्ट्रांग हुए क्योंकि वो खतरे का सामना करते हैं, फेस करते हैं उसको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट। अब इसका क्या मतलब हुआ दे बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, सबके अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, जितनी भी रिएक्शंस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होती है। अपने आप उसके अंदर वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है क्योंकि अपने आप उसके अंदर वो सारी रिएक्शंस होती हैं। ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशन आता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर किस तरीके से गर्म ठंडा रखना है, किस तरीके से रेगुलेट करना है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप करते हैं। रिप्रोडक्शन अपने आप होता है, रेस्पिरेशन अपने आप होता है, सब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर self replicating, evolving and self regulating unit. These are capable of responding to external stimuli, जो कि मैंने ऊपर वाले में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आंख, नाक, कान इनके पास होते हैं, तो ये एक्सटर्नल स्टिमुली के अंदर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं बेटा, एक्सटर्नल स्टिमुली के अंदर ये रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। अब पहले का आंसर पूछो, क्यों होते हैं भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रिवॉल्विंग? क्या इसका आंसर दे रहा है? नहीं, ये तो एक और चीज जोड़ रहा है कि एक्सटर्नल स्टिमुली, सेंसरी रिसेप्टर के बारे में बता रहा है, लेकिन रेप्लिकेटिंग क्यों होते हैं बताया ही नहीं कि डीएनए आरएनए वाला, मेटाबॉलिज्म का कुछ बताया नहीं है इसने, इवॉल्व कैसे होते हैं कुछ बताया नहीं है इसने रीजन। तो यानी बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर क्या होगा हमारा बच्चों? बी। ओके, now next, all organism reproduce for perpetuation of a population. all organism reproduce बेटा, अब इसके अंदर जो हाफ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन ऑल लगने की वजह से ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गई है। उसने बोला है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं? नहीं। म्यूल स्ट्राइल होता है हमारा, नहीं रिप्रोड्यूस करता। वर्कर बीज स्ट्राइल होती है, नहीं रिप्रोड्यूस करती। ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स नहीं रिप्रोड्यूस करते। ठीक है, तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन जो सेकंड लाइन है कि रिप्रोडक्शन क्यों होता है? फॉर द परपिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन होता है। इट इज करेक्ट, बट ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो यानी ये हमारे बेटा, ये एक एक वर्ड को आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड को, वरना आप तो ये देखोगे कि रिप्रोड्यूस परपिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन के लिए करते हैं, करेक्ट। नो, ऑल ऑर्गेनिज्म इसमें लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गई हमारी? इनकरेक्ट। रिप्रोडक्शन इज एन ऑल इंक्लूसिव करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कह रहा है रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, रिप्रोडक्शन है तो मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा होता तो म्यूल और वर्कर भी तो लिविंग बींग्स होते ही नहीं। तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो यानी दोनों के दोनों हमारी क्या है? स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा
डी, लिविंग ऑर्गेनिज्म possesses specific individuality with the definite shape and size. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट शेप होती है बेटा, डेफिनेट साइज होता है, हर एक इंडिविजुअलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज रिजेंबल ईच अदर एट लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बेटा ये बिल्कुल ठीक है, जब हम लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे दोनों के दोनों सिमिलर लगते हैं, एक दूसरे से मैच खाते हुए लगते हैं, तो दोनों हमारा करेक्ट है, लेकिन कोई किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर हमारा होगा बी. ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड. ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने, करेक्ट है. इनसाइड आउटर से नहीं होती है, इनसाइड से होती है, तो इट इज करेक्ट. प्लांट ग्रो ओनली अप टू सर्टेन एज. नो बेटा, ये गलत है. ग्रोथ प्लांट में कॉन्टिन्यूअस होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है. तो प्लांट के अंदर सर्टेन एनिमल है जिसमें सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद रुक जाती है, लेकिन प्लांट तो थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं. मेरिस्टेमेटिक सेल्स उनके चलते हैं बेटा थ्रू आउट लाइफ. ठीक है, तो यानी फर्स्ट इज करेक्ट बट द सेकेंड इज इनकरेक्ट. तो आंसर क्या होगा हमारा? सी. ठीक है, असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है. नेक्स्ट, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स बाय डिवीजन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन बायोमास. बस क्या यही रीजन है? नहीं, और भी रीजन है. ठीक है, तो ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बाय एक्सटर्नल एजेंसी. क्या पहाड़ वहाड़ हमारे ऊपर आके, मिट्टी हमारे ऊपर गिर गई तो ग्रोथ हो गई हमारे ऊपर? एक्सटर्नल एजेंसी, हवा कुछ भी आई, बारिश में भीग गए, पानी इकट्ठा हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या हमारी ग्रोथ हो गई? नहीं हुई ना बेटा. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं. ठीक है, अब आपको अगर आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा है, क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है, यानी आपके बेसिक्स हिले हुए हैं, तो बेसिक्स को हिलाओ मत, अपनी जगह पे लाओ. और अपनी जगह पे लाने का एकमात्र तरीका है एनसीईआरटी पढ़ो, और मेरा पिछला लेक्चर लिविंग वर्ड को पूरा देख के आओ. जब आप मेरे लेक्चर को पूरा देखोगे, मेरे लेक्चर देखने से भी कुछ नहीं होगा, और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे. ये आपको पीस ऑफ केक लगेंगे बच्चों. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Consciousness and response to stimuli can be considered as defining property of living organism. मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कॉन्शियसनेस हमारे ही अंदर होती है. रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली प्लांट भी करते हैं, एनिमल भी करते हैं. तो ये जो होती है, चिप्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, सब स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं. तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. यस, इट इज करेक्ट. द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुली कैन बी फिजिकल भी हो सकती है बेटा, केमिकल भी हो सकती है, और बायोलॉजिकल भी हो सकती है. तो दोनों के दोनों करेक्ट है. लेकिन क्यों कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्या इसका आंसर है? नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुली के बारे में इन्होंने बता दिया. तो बोथ करेक्ट है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों. तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो होगा बी. हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? बी. अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूं. तो ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए कराए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपका बेस कितना हिला हुआ है और आपको कितनी एनसीईआरटी की जरूरत है. और दूसरी चीज बेटा, ताकि आपको पता चले कि रीजन और असर्शन में क्या आपको ट्रिक्स लगानी है, किस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं. Reproduction cannot be referred as defining property of living organism. It is correct. मैंने बताया जैसे म्यूल वर्कर भी. अब जो म्यूल है बेटा, जैसे कि म्यूल है, म्यूल जो है बेटा उसमें जो इंटेलिजेंस आई है वो हॉर्स से आई, साइज जो आया है वो हॉर्स से आया है, इंटेलिजेंस जो आई है वो हॉर्स से आई है. और जो डंकी है, डंकी से उसने क्या लिया है कि कितने भी हार्श कंडीशन में किस तरीके से अपने आप को अडप्ट किया जाए, वो उसको डंकी से मिला है. ठीक है, तो ये म्यूल स्ट्राइल है, लेकिन उसने अपनी दोनों चीजें, हॉर्स और डंकी को क्रॉस करा के जो बनता है वो म्यूल होता है. वो आप सब जानते हो, 10th 9th से पढ़ते आ रहे हो बेटा. ठीक है, इसको हाइब्रिड विगर बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा इसको? हाइब्रिड विगर. देयर आर सम ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल म्यूल्स, वर्कर, हनीबीज, इनफर्टाइल. ये भी करेक्ट है. अब पहले का आंसर देखो, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है?
क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। आंसर मिला ना? क्यों नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? भाई अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते तो क्या होगा? ए, both assertion and reason are correct but reason is also the correct explanation of assertion। तो आंसर क्या होगा? ए। ठीक है बेटा, ऐसे ही मैं नेक्स्ट और क्वेश्चंस लेके आपके पास आऊंगी और आप मेरा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से देख लीजिए। हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम अपना सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। सेकंड थर्ड चैप्टर हम सब एनसीईआरटी में से करेंगे बेटा, लाइन टू लाइन करेंगे। मैं एनसीईआरटी की बुक यहाँ पे रख के आपको पढ़ाऊंगी, हर एक लाइन का मतलब पढ़ाऊंगी। तो इसके लिए बेटा मेरे साथ आप लोगों को जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इंजॉय करो, टेक केयर, टाटा बाय बाय, ओके।